हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बेसिक के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और साथ ही साथ हम इसके उदाहरण भी करेंगे और एनसीईआरटी कॉर्नर भी करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले वास्तविक संख्याएँ होती क्या हैं। तो आपने पिछली क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे कि 2/3 ये क्या p/q के रूप में है, तो ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। और अगर हम 2 को लिख दें तो ये भी परिमेय संख्या है। कैसे? इसके अपोन में अगर कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं? 1, तो ये p/q के रूप में लिखी गई है, तो इस संख्या को क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती है? जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं। तो अभी आपको पता लग गया होगा कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। संख्याओं को हम अंडर रूट के अंदर लिख दें और उनका एक वो पूर्ण वर्ग ना हो तो उन संख्याओं को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं उन्हें। और साथ ही साथ p/q के रूप में हम इन्हें नहीं दर्शा सकते, तो इसलिए ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। साथ ही √3 भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। √5 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √7 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके के उदाहरण जो होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। अब हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? ये दोनों परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएंगी? जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों सम्मिलित होती है वो संख्या क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं। तो चलिए अभी हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले परिमेय संख्या लिखते हैं। परिमेय संख्याएं, तो जैसे मैंने आपको अभी समझाया है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3 इन्हें भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अभी आपको समझाया है। और साथ ही साथ 2/3, 4/3 ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अब दूसरी संख्या होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? जिन संख्याओं को p/q के रूप में उसमें भी को ऐड कर लेना, को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्या कहेंगे उन्हें? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, √7। समझ में आया? तो चलिए इसके बाद वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या कहलाएंगी? कौन सी होंगी? अभी तो आप सभी लोग जान चुके होंगे कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या कौन सी संख्या बनाती है? वास्तविक संख्याएं। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।
तो जैसे इसमें उदाहरण आ जाएगा, दोनों के मिलाकर हम उदाहरण लिख सकते हैं। परिमेय संख्या के उदाहरण क्या थे हमारे, जैसे कि 2, 2/3, 4/3 और अपरिमेय संख्याओं के √2, √3। तो लिख सकते हैं दोनों उदाहरण मिलाकर 2, 3, 2/3। इन्हें कैसे लिख सकते हैं अगर हम p/q के रूप में लिखें, 3/1, 2/1 और 2/3, √2, √3 और इस तरीके से डैश डैश डैश। ठीक है, तो इस तरीके की संख्या क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। अब इसके बाद हम समझते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जैसे हमें स्टार्ट करना है, इसमें HCF और LCM भी हम करेंगे, तो सबसे पहले हमें उसमें जानना होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी, तो भाज्य संख्याएं, चलिए पहले मैं आपको भाज्य संख्या बता देती हूँ। जो संख्याएं एक और स्वयं, जैसे कि उदाहरण ले हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 1 से भी, इसके अगर हम 4 के गुणनखंड करें तो चलिए करते हैं इसके गुणनखंड, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखिए 4 एक ऐसी संख्या है जो 1 से तो डिविजिबल है ही, मतलब अगर हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। और अगर हम 4 को 2 से, देखिए इसके गुणनखंड में क्या आया, 2 भी आया है, तो यानी कि अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। और 4 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो इसके जो अगर कोई संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य टेबल से, जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य टेबल से भी डिवाइड हो जाती है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं। क्या कहलाएंगी वो संख्याएं, भाज्य संख्याएं। जो संख्याएं स्वयं और एक और अन्य किसी भी टेबल से डिविजिबल हो जाए, मतलब अन्य किसी भी टेबल से अगर हम उसे डिवाइड करें और हमें रिमाइंडर क्या मिले, 0 मिले, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो चलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। वे संख्याएं जो स्वयं एक तथा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अभी उदाहरण मैंने आपको बताया 4, और साथ ही साथ अगर हम 6 ले लें, अगर हम 6 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए इसके 6 को भी मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। अगर हमने 6 के गुणनखंड किए तो कितना आएगा, देखिए 6 1 से तो डिवाइड, प्रत्येक संख्या 1 से डिवाइड हो जाएगी। साथ ही साथ 6 किस संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सकता है, 2 से विभाजित हो जाएगा, और इसमें 3 भी दिखा रखा है तो 3 से भी विभाजित हो जाएगा। और साथ ही साथ उस स्वयं के टेबल से कोई भी संख्या वो स्वयं से तो पूर्णतः विभाजित हो ही जाती है। तो देखिए इससे अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। 3 से अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे तो भी हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। 6 को और 6 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो इस तरीके से जो संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए, किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। 6 और 8 को भी अगर हम एलसीएम ले तो वो भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और साथ ही साथ 9, 10 और 12 और इस तरीके से अन्य और भी बहुत सी संख्याएं हैं जो पूर्णतः विभाजित हो सकती हैं अन्य किसी संख्या से। तो वे संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं। तो इसके बाद है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जो संख्या स्वयं और एक से ही डिवाइड हो, अन्य किसी भी टेबल से वो डिवाइड नहीं हो रही है, यानी कि उसके गुणनखंड क्या हो, एक तो 1 होगा और एक वो टेबल खुद जिससे हम उसे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो चलिए इसके लिखते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित हो तथा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो, कैसी संख्याएं कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके उदाहरण ले अगर हम, तो सबसे पहले 2 एक ऐसी संख्या है जो हमारे क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 2 केवल 2 से ही डिवाइड होगा।
जैसे 2 और 3, 5, 5 3 की सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, 5 भी 1 से डिवाइड होगा और स्वयं के टेबल से डिवाइड होगा। मतलब डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर क्या मिले, 0 मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम इन संख्याओं को किसी अन्य संख्या से डिवाइड करेंगे, इन 1 और 5 के अलावा, जैसे उदाहरण ले, अगर हम 5 को अगर हम 1 और 1 से डिवाइड करेंगे तो भी ये शेषफल हमें 0 देगा। अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें शेषफल 0 मिलेगा। लेकिन अगर हम 5 को किसी भी अन्य टेबल से डिवाइड करने लगे तो हमें शेषफल 0 नहीं मिलेगा। तो ये संख्या, इस तरह की संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 7, 11, 13 इन संख्याओं को अगर आप किसी भी अन्य टेबल से डिवाइड करके देख लो तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, मतलब शेषफल हमें 0 नहीं मिलेगा अगर हम किसी अन्य संख्या से इन्हें डिवाइड करें। तो इस तरीके की संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे 2 और 3, हमने कोई 2 संख्याएं ली, अगर हम इनके गुणनखंड करें तो 2 का गुणनखंड कितना आएगा, 2 आएगा। 3 का गुणनखंड कितना आएगा, 3 आएगा। तो अगर हम कोई 2 ऐसे पेयर लें, 2 एक ऐसे जोड़े लें जिनका गुणनखंड करने पर उभयनिष्ठ संख्या क्या है, केवल 1 उभयनिष्ठ हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहती है। क्या, 2 ऐसी संख्याएं जिनके अगर हम जोड़े लें और उनके गुणनखंड करने पर हमें उभयनिष्ठ संख्या केवल 1 प्राप्त हो। उभयनिष्ठ क्या है इन दोनों में, इन दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ क्या है, 1 है। तो जब हमें उभयनिष्ठ संख्या 1 प्राप्त होती है तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ऐसी संख्याएं जिनके जोड़े का गुणनखंड करने पर एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण मैंने आपको समझा दिए हैं, जैसे 2 और 3 का हमने अभी उदाहरण लिया था, उनमें उभयनिष्ठ संख्या क्या आ रही थी, केवल 1 आ रहा था। ठीक है, तो 1 के अलावा अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य। अब यहाँ तक हमने समझ लिया है कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। अब इसके बाद इस चैप्टर का जो सबसे मेन टॉपिक है वो हम चलते हैं उस पर, HCF। HCF को हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक हिंदी में हम इसे कहते हैं, और जिसे आप सभी HCF के नाम से जानते हैं कॉमनली। ठीक है, HCF की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये क्या है इसकी डेफिनेशन, ठीक है, सॉरी फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की 2 विधियां हैं। क्या, 2 विधियां हैं। पहली विधि क्या है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि क्या होती है, भाग विधि। क्या है दूसरी विधि, भाग विधि। गुणनखंड विधि, या फिर इसे हम कह देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसे गुणनखंड भी बोल सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं। और दूसरी विधि क्या है, भाग विधि। तो सबसे पहले हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे HCF, और दूसरा भाग विधि से। तो चलिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। तो जैसे अगर हम कोई 2 उदाहरण लें, एक 144 ले लिया और एक 180 ले लिया, ठीक है, और इसका हमें बोल दिया जाए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, HCF निकालने के लिए हमें इन दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करना पड़ेगा, जबकि LCM में ऐसा नहीं होता है। LCM में हम दोनों संख्याओं का एक साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन HCF में हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। तो 144 का अलग गुणनखंड निकालेंगे, कितना आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इन दोनों का अलग अलग गुणनखंड कर लिए। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार गुणनखंड कर रहे हो, क्योंकि ये तो पता ही है आप सभी क्योंकि आप पहली बार तो गुणनखंड नहीं कर रहे हो, इससे पहले भी आप गुणनखंड करने सीख चुके हो। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको एक
बात और बता देती हूँ। जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले लास्ट वाली संख्या देखेंगे कि वो सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर वो सम संख्या है तो हम हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे उसके गुणनखंड करने के लिए, 2 से, ठीक है। और अगर वो 2 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है संख्या तो फिर हम कहाँ जाएंगे, उस दूसरी सम संख्या पर जाएंगे, ठीक है। वैसे तो अगर कोई सम संख्या और 2 से डिवाइड नहीं हो रही हो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कोई भी सम संख्या है तो वो 2 से हमेशा पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई विषम संख्या है तो हम सबसे पहले उसका किसे उसे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। फिर अगर वो 3 से नहीं होती है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, 7 पर जाएंगे, सॉरी 5 पर जाएंगे। 5% भी नहीं हो रही है तो 7 से डिवाइड करेंगे उसे। अगर 7 से भी नहीं हो रही है तो 9 पर जाएंगे। तो हम उसे विषम संख्याओं से ही डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि गुणनखंड कैसे करते हैं। अब हम क्या निकाल रहे थे, HCF निकाल रहे थे। तो इन दोनों में HCF कैसे निकालेंगे, पहले तो 144 के गुणनखंड क्या क्या है, 4 बार है 2 और 2 टाइम्स है 3, ठीक है। फिर 180 के 2 टाइम्स और इंटू में 3, इंटू में 3 और इंटू 5। तो इसके गुणनखंड हमने लिख दिए, 144 के लिख दिए। अब HCF कैसे निकालते हैं हम गुणनखंड विधि से, दोनों संख्याओं में हम देखेंगे कि कॉमन कौन सी संख्या है। दोनों संख्याओं में जो भी कॉमन होंगे हम उनकी गुना कर देंगे। तो देखिए कॉमन क्या क्या है इसमें, 2 एक कॉमन, ये आ गया एक कॉमन, ये वाला 2 आ गया। अब 2 इसमें है लेकिन और 2 इसमें नहीं है। 3 यहाँ पर है, इसमें भी है एक 3, ठीक है। एक पेयर 3 का ये बन गया, एक पेयर 3 का ये बन गया, ठीक है। तो हमने देखा कि दोनों संख्याओं में कॉमन क्या क्या संख्या आ रही है, तो उन संख्याओं को कॉमन निकाल कर हम क्या कर देते हैं, आपस में गुना कर देते हैं। तो देखिए 2 इंटू में 2 इंटू में 3 और इंटू 3। अब इनकी सबकी आपस में गुना कर देंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, ठीक है। तो इसका HCF क्या निकल गया, 36। तो इस तरीके से हम भाग विधि से गुणनखंड विधि से हम HCF निकाल सकते हैं। साथ ही अगर हम यहीं पर LCM की बात करें, LCM लघुत्तम समापवर्तक अगर हम निकालें, लघुत्तम समापवर्तक, यहीं पर समझा देती हूँ मैं आपको, जिसे हम LCM कहते हैं। और LCM को क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो LCM हम कैसे निकालेंगे, यहीं पर मैं आपको इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM निकालना सिखा देती हूँ। अगर हमने अलग अलग इस तरीके से गुणनखंड किए हैं तो LCM कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ एक साथ हम दोनों संख्याओं का LCM कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले इन संख्याओं में देखेंगे कि पहले संख्या क्या है, 2 है। तो 2 हाईएस्ट टाइम्स दोनों में किस में आ रही है, हाईएस्ट टाइम्स इसमें आ रही है। और कितने टाइम्स आ रही है, 1 2 3 4। इसमें कितने टाइम्स है, 1 2। इसमें 2 टाइम्स और इसमें 4 टाइम्स है। तो हाईएस्ट टाइम किस में आ रही है, 144 में। और जितने टाइम्स आ रही है वो उतने टाइम्स लिख दो। तो जब हम LCM निकाल लेंगे तो लिखेंगे, देखिए किस में आ रहा है, 2 ऊपर वाले में आ रहा है हाईएस्ट टाइम्स, और कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स हम इसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद दूसरी संख्या क्या है, 3 हाईएस्ट टाइम्स किस में आ रहा है, दोनों में इक्वल है। 3 इसमें भी 2 टाइम्स आ रहा है और इसमें भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो 3 को सिर्फ 2 टाइम्स ही लिख लेंगे, क्योंकि इसमें हाईएस्ट टाइम तो नहीं दे रखा। तो कॉमन टाइम देख लेंगे कि दोनों में कॉमन टाइम कितना आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो उसके बाद कौन सी संख्या बची, 5 कितने टाइम्स आ रहा है, दोनों में हाईएस्ट तो नहीं है, एक में ही आ रहा है। और कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स ऐसे लिख दिया। अब इन सभी की मल्टीप्लाई करके हमारा कितना निकल जाएगा, 720, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना, तो कितना है, 720। तो इस तरीके से हम LCM निकाल सकते हैं। और साथ ही हम LCM एक तरीके से और मैं आपको बता देती हूँ, दोनों को मैं एक साथ करके कैसे निकालेंगे, 144 और 180 का हम इस तरीके से भी LCM, जबकि HCF हम अलग अलग ही निकालेंगे, क्योंकि HCF हमारा अलग अलग ही निकलेगा। उनमें हम देखेंगे कि कौन कौन कॉमन है, उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन LCM को हम साथ में भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, फिर से इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका LCM निकाल लिया। अब
इसमें तो हमने क्या किया था, हम हाईएस्ट टाइम्स देख रहे थे, लेकिन इस तरीके से एलसीएम निकालने पर हम क्या कर देते हैं, इन सभी संख्याओं की, जितनी भी ये संख्याएं आई, इन सभी संख्याओं की क्या कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे। तो देखिए अगर हम गुना करें, देखिए उतने ही टाइम्स है, ये सेम वही निकल जाएगा। 2 कितने टाइम्स था, 4 टाइम्स था, तो 4 टाइम्स 2 आ चुका। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख दिया, और 5 1 टाइम, तो वही आ गया। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। तो ये तो होगी एलसीएम और एचसीएफ को निकालने की गुणनखंड विधि। अब एचसीएफ हम, एलसीएम तो चलो इसी विधि से निकलेगा, गुणनखंड विधि से। एचसीएफ हम क्या करते हैं, भाग विधि से निकालते हैं। दूसरी विधि क्या थी हमारे इसे सॉल्व करने की, महत्तम समापवर्तक को निकालने की, भाग विधि। तो अब हम समझते हैं भाग विधि से हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए, ठीक है, तो भाग विधि से कैसे करेंगे, यही संख्याएं हम यही उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या था हमारा, 144 और 180। तो इनका हम भाग विधि से करने के स्टेप है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे इसमें, कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए इन दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, 144। दोनों में छोटी संख्या 144। तो 144 से हम 180 को भाग देंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। तो चलिए भाग दे देते हैं, 180 को भाग देंगे 144 से, कितना आएगा, 141 जा 44 1 जा 144, कितना बचेगा, 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। जब भी हम भाग विधि से करें तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचना चाहिए। अगर 0 नहीं बच रहा है तो वापस से हम इसे भाग देते जाएंगे। तो वापस से एक फिर से भाग का निशान लगाएंगे, और इस बार यहाँ अंदर कौन आएगा, भाज्य कौन बनेगा, 144। ये जो संख्या है इससे हम अंदर लिखेंगे और इस 36 से इसको भाग देंगे। कितने टाइम चलेगा, 4 जा 144। ठीक है, तो अब देखिए रिमाइंडर क्या बच गया हमारा, 0। ठीक है, 36 4 जा 144। तो अब हमारा रिमाइंडर क्या बचा, हमें क्या रिमाइंडर मिला, 0, या फिर कुछ नहीं बचा यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसे भाग तब तक देते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिल जाता। अगर यहाँ पर कोई रिमाइंडर हमारा बच जाता, शेषफल अगर हमारा यहाँ पर बच जाता, तो वापस से हम भाग का साइन लगाते और फिर इस वाली संख्या को अंदर करते और फिर वापस से हम भाग करते जाते। तो इस तरीके से हम भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं। अब भाग तो हमने दे दिया, लेकिन हम एचसीएफ कहाँ है, तो एचसीएफ क्या होगा, ये जो संख्या, जिस संख्या से भाग देने पर हमें 0 प्राप्त हुआ, क्या 0 प्राप्त हुआ, वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ, वो संख्या क्या कहेंगे उसे, एचसीएफ। ठीक है, तो अब देखिए एचसीएफ हमने अभी पीछे निकाला था, कितना आया था हमारा एचसीएफ यहाँ पर, 36, और यहाँ पर भी हमारा एचसीएफ कितना आया, 36। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है यहाँ पर भी, 36। तो आप इस तरीके से भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, दोनों विधि से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। आई होप कि अभी आपको एचसीएफ निकालना आ गया होगा, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी। लास्ट हम इसके टॉपिक पर चलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के। एक फॉर्मूला आपको याद करना है, वो फॉर्मूला आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप फॉर्मूला समझ लीजिए। ये दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं, कोई भी दो संख्याएं हमें दी गई होंगी, उनका गुणनफल बराबर होता है हमारे एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, एचसीएफ मल्टीप्लाई इंटू एलसीएम, दो, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो ये हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसके साथ ही हम उदाहरण भी करेंगे कुछ। ठीक है।